हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज से जैसा आप सभी को पता है कि साइंस एंड टेक की एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है और इसमें हम लोग बहुत सारे ग्रेट डिटेल्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ हम इसमें जितने भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं उन सभी को बहुत अच्छे तरीके से काउंटर करेंगे। ये पीछे आप वीडियो देख के इस बारे में आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि आज हम किन टॉपिक्स पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जाम में ऑलरेडी काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है और आगे आने वाले समय में बहुत बार पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसीलिए ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं आज गगनयान के बारे में। गगनयान इंडिया का सबसे बड़ा स्पेस मिशन जो आगे समय में होने वाला है। एक्चुअल में पूरी की पूरी शुरुआत की अगर हम बात करें तो आप कुछ ये देख सकते हैं। आप सबने एक इमेज बहुत कॉमनली देखा होगा कि शुरुआत में जब सबसे पहली बार 1963 में जब ये रॉकेट लॉन्च करने ले जा रहे थे तो ये लोग साइकिल पर रॉकेट लेके गए थे। तो शुरुआत यहीं से होती है कि एक साइकिल से और 1 बिलियन ड्रीम तक जब हम पहुंच रहे हैं। तो इसीलिए चूंकि ये हमारे नेशन के लिए और हम सबके लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, उसी के साथ साथ हम ये टॉपिक भी डिस्कस कर रहे हैं। कुछ स्पेशल टॉपिक्स, कुछ टेक्निकल और इनके कुछ चैलेंजेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सबको पता है कि ये हमारे जीएस पेपर 3 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है। इस वाले सेक्शन से आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हो। गगनयान, जिसका मतलब इंग्लिश में स्पेस क्राफ्ट है, एक्चुअल में एक ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम चल रहा है इंडिया का। उसके तहत इंडिया इस प्रोग्राम के अंतर्गत लो अर्थ ऑर्बिट, अब इन सबका क्या मतलब है वो सब हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। लो अर्थ ऑर्बिट में मैन्ड मिशन भेजना चाहता है। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट की अगर हम छोटी सी चर्चा करें यहाँ पर तो बहुत अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग डायमेंशंस लिखे होते हैं। अप्रोक्सीमेटली जो एक एवरेज निकाल के हम चल सकते हैं वो 200 किलोमीटर, मतलब अर्थ के ऊपरी सतह से 200 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक का ये जो रेंज है इसको हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। इसी के आसपास हम इस पूरे मिशन को ऊपर भेजेंगे जिसमें कुछ इंसान भी रहेंगे। ऐसा करने वाला इंडिया इस पूरे नेशन में चौथा कंट्री बनने वाला है। यहाँ पर 2022 में ये पूरा मिशन प्लान्ड है और यूजुअली ऐसा बोला गया था कि दिसंबर मंथ में 2020 में ये पहला, एक्चुअल में क्या है कि अब सीधे तो इंसानों को भेज नहीं सकते, बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से हैं वो भी हम पढ़ेंगे अभी इस क्लास में। बट सीधे नहीं भेज सकते तो अनमैन्ड मिशन भेजने पड़ेंगे। थोड़ा देखना पड़ेगा टेक्नोलॉजी में कोई एरर तो नहीं है, टेस्टिंग के पर्पज से। तो जो इसका पहला अनमैन्ड मिशन जाने वाला था गगनयान का, वो दिसंबर 2020 में जाने वाला था, जो कि इस कोविड-19 के चलते थोड़ा सा स्क्रैप हुआ है और इसको 1 साल का एक्सटेंड कर दिया गया है। 1 साल बाद ये सारे मिशन हम वापस इसको कंटिन्यू करेंगे इसी फुल फ्लेजेड फॉर्म में। तो अप्रोक्सीमेटली 2022 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हम गगनयान मिशन को सक्सेसफुली कंडक्ट कर चुके होंगे। ये जो 4 नेशन ऑलरेडी हमने पढ़ा कि ये इंडिया ऐसा करने वाला 2022 में चौथा नेशन बनेगा। तो यहाँ पर ये हो गया चाइना, ये यूएसए, यूएसएसआर और ये हमारा इंडिया चौथा बन सकता है। ठीक है, अभी मोस्ट प्रोबेबली अगर इससे पहले किसी ने मैन्ड मिशन नहीं भेजे तो इस पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट कराने के लिए एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का गठन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो में। और ये एक प्रकार का नोडल एजेंसी होगा जो कि इस पूरे मिशन के टेस्टिंग के लिए, इसके बाद अगर हम जो भी क्रू मेंबर सेलेक्ट कर रहे हैं उनको सिलेक्शन में, हालांकि सिलेक्शन वगैरह प्रोसीजर्स में इंडियन एयरफोर्स का भी पूरा मदद लिया जा रहा है, क्योंकि एक्चुअल में हम और आप इस में नहीं जा सकते मैन्ड मिशन में। क्यों? क्योंकि स्पेशल ट्रेनिंग होती है, उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे लोग ट्रेंड होंगे और स्पेसिफिकली इंडियन एयरफोर्स में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ऐसी सिचुएशंस को झेला होगा। मतलब ऑब्वियसली फाइट्स वगैरह में अगर इन्वॉल्व हुए होंगे तो उन लोगों ने ये सारी चीजें देखी होंगी। तो साथ ही साथ उन लोगों में से सिलेक्शन होगा, उनकी एक लेंथी ट्रेनिंग पीरियड चलेगा। तो उनका ट्रेनिंग कराना, ऊपर जब जाते हैं तो हमें बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। उन इश्यूज से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इन सबकी ट्रेनिंग के लिए भी ये जो है हमारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर ये कनेक्ट किया जा रहा है। इवन हम लोग ये रशिया का रोसकॉस्मोस है, वहां से भी हम लोग काफी हेल्प ले रहे हैं। तो एक ऐसा ढांचा तैयार किया जा रहा है कि हम लोग इकट्ठे 100 लोग को हम लोग इसमें सेलेक्ट करेंगे अलग अलग जगहों से। मतलब इंडिया में इंडियन एयरफोर्स से कुछ लोग रहेंगे, कुछ लोग ऐसे बाहरी भी रह सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसमें फिर हम लोग हाई ट्रेनिंग उनको कराएंगे। फिर ये ट्रेनिंग के बाद जो भी क्लियर करता है उसमें से 10 लोग इकट्ठे होंगे कुछ। ये 10 लोग में को हम भेजेंगे रशिया में कुछ दिन की ट्रेनिंग होगी, वहां से फिर 6 लोग सिलेक्ट किए जाएंगे और फाइनली उनमें से कोई 3 ही लोग ऊपर जाएंगे, मतलब ऊपर मतलब स्पेस में जाएंगे। तो स्पेस में जाने का मतलब 3 लोग का है। ठीक है,
यहाँ पर अगर हम इस पूरे मिशन का एक डेवलपमेंट देखें, एक्चुअल में इस पूरे मिशन की शुरुआत 2007 में ही हो चुकी थी। वहां से ही हम लोग इसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स को बिल्ड कर रहे थे। फिलहाल हम शुरुआत से अगर हम बात करें, सबसे पहला री एंट्री टेस्ट है। री एंट्री टेस्ट का क्या मतलब है कि हम अगर नॉर्मल सैटेलाइट अभी तक ऊपर भेजते हैं तो यूजुअली ऐसा होता है कि वो अगर एक बार अपना काम कर भी लेता है ना, तो उसको वापस धरती पर बुलाना नहीं पड़ता। वो पृथ्वी के चक्कर ऐसे ऐसे काटते ही रहता है, कोई इशू नहीं है, वो बंद हो गया तो भी सही है। लेकिन यहाँ तो इंसान भी गए हैं ना, इनको तो हमें वापस धरती पर भी ले आना पड़ेगा। इसीलिए हमें उनको री एंट्री करना पड़ेगा, मतलब कि एक बार स्पेस में गए हैं, स्पेस से वापस से नीचे आएंगे। और आप सबको पता है कि बड़े बड़े मेटेराइट्स होते हैं, वो भी जब धरती के वातावरण में घुसते हैं ना, तो आपको पता है वो भी जल जाते हैं, है ना, बिल्कुल वेपराइज हो जाते हैं। आप सोचो कि एक क्रू मॉड्यूल है, ऐसा क्रू मॉड्यूल जो कि अंदर ऐसा ही इतने ही स्पीड से जब आ रहा होगा या फिर आसपास के स्पीड से आ रहा होगा, उसकी भी तो जलने की संभावना है। तो इसीलिए एक री एंट्री टेस्ट होता है कि हमने भेज तो दिया, क्या हम वापस बुला पाने में सक्षम है। पता चला इंसानों को तो भेज दिया बट वापस ही नहीं बुला पा रहे। इसीलिए 2014 में री एंट्री टेस्ट सक्सेसफुली हमने कंडक्ट कर दिया है। दूसरे नंबर पर एक होता है पैड अबॉर्ट टेस्ट। पैड अबॉर्ट टेस्ट का मतलब ये होता है कि मान लो अभी तो हम लोग शुरुआती दौर में इसको चला रहे हैं, बट क्या हो अगर इस मिशन के अंतर्गत कुछ भी अनहोनी हो जाए, जो कि हमने सोचा ना हो, दुर्घटना हो जाए कुछ भी, उस केस में जो भी क्रू मॉड्यूल के अंदर लोग बैठे हुए हैं, कम से कम उनका इजेक्शन तो सही तरीके से हो जाए। ऐसा हो जैसे कि मान लो एक नॉर्मल फ्लाइट उड़ता रहता है, तो जब भी फ्लाइट क्रैश होने वाला होता है तो पायलट की जो सीट होती है वो इस हिसाब से होती है ना कि एक बटन पुश करने को सीधे बाहर फेंक देता है उसको। कुछ कुछ ऐसा ही होगा कि वो पायलट की जगह पर पूरा का पूरा क्रू मॉड्यूल ही बाहर फेंका जा सके। तो ये टेस्ट भी सक्सेसफुली हमने कंडक्ट कर दिया है। इसके बाद 2021 के फोर्थ क्वार्टर में हम गगनयान 1 को, मतलब जो अनमैन्ड मिशन है, मैंने बताया ना कि 2 अनमैन्ड मिशन भेजेंगे और उसके बाद एक मैन्ड मिशन होगा। तो पहला अनमैन्ड मिशन, चूंकि अब कोविड-19 के चलते डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, 1 साल का गैप क्रिएट हो गया है, तो इसीलिए अब इसको 2021 कर दिया गया है। साथ ही साथ सेकंड जो गगनयान 2 है उसको हम लोग 2022 तक कुछ प्लान कर रहे हैं और गगनयान 3 को भी 2022 के अंत तक आते आते हम लोग इसको भेजने की पूरी संभावना में तैयारी कर रहे हैं। यहां पर गगनयान का जो ऑब्जेक्टिव है उसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला जो है वो टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि यूजुअली हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर कंपोनेंट्स हमने गगनयान मिशन के लिए इंडक्ट किया है, उसमें से 50-60% जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी इसके पार्ट्स लग रहे हैं या फिर जो भी जिस कंपोनेंट से इनको बनाया जा रहा है वो इंडिजीनियसली बिल्ड है। दूसरा, यहाँ पर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेवल पर हम ये भी तो दिखाना चाहते हैं कि हमने काफी कुछ तरक्की किया है। हम वो भारत नहीं रहे पहले वाले, जो कि जैसा पहले लोग सोचते थे। यूजुअली हमारा जो इमेज है स्पेस टेक्नोलॉजी के डोमेन में वो काफी बढ़िया है, ठीक है, बट उसको और अच्छा इंक्रीज करने के लिए, अपने आप को इंटरनेशनल एरिना में और अच्छे से पुश करने के लिए ये एक हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को डेमोन्स्ट्रेट भी करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ के इंप्रूवमेंट की बात भी हो सकती है। जैसे कि ये बोला जा सकता है कि चूंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारे नए नए इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज इन्वॉल्व होंगी, उनका ग्रोथ भी इससे इंश्योर होगा। और साथ ही साथ हमारा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, जैसे कि बहुत सारे लोग फिर हमसे कांटेक्ट करने लगेंगे कि भाई हमारे भी 2 इंसान हैं, इनको भी एक बार ऊपर का सैर करा दो, या फिर वो बोलेंगे कि हमारा कुछ एक स्पेस मिशन है उसको लॉन्च कर दो, और उससे इंडिया में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर गगनयान मिशन के अंदर में कुछ बेसिक फॉर्मेशन हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले, अभी तक इंडिया के पास ये क्षमता नहीं थी कि वो गगनयान मिशन को लॉन्च कर पाए। क्यों? क्योंकि गगनयान मिशन के अंदर जो ये पूरा मॉड्यूल है, हमारा पूरा गगनयान का ये जो स्पेसशिप है, ये अप्रोक्सीमेटली 7800 kgs का है, मतलब कि 7.8 टन्स। अभी तक हमारे पास जो लॉन्च व्हीकल्स हुआ करते थे वो यूजुअली इतना ही था कि लो अर्थ ऑर्बिट में अगर उनको पूरी क्षमता के साथ भी भेजा जाए तो वो बहुत ज्यादा पेलोड ले नहीं जा सकते थे, अपने पास उनकी क्षमता नहीं थी। जीएसएलवी का, जब जीएसएलवी मार्क 3 या जीएसएलवी मार्क 3 यहां पर लिखा हुआ है, इसके पास बहुत क्षमता है। लो अर्थ ऑर्बिट तक कम से कम ये 10 टन तक का पेलोड ले जा सकता है। और साथ ही साथ अगर हम लोग ऊपर की बात करें, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की बात करें या फिर जीईओ की बात करें, वहां पर भी ये अच्छा खासा सक्षम है। लगभग 4 टन ये ले जा सकता है। तो चूंकि 7.8 टन हमारा है, तो बहुत आसानी से लो अर्थ ऑर्बिट में हमारा जीएसएलवी मार्क 3 ये लॉन्च व्हीकल ऊपर ले जा सकता है। इसके संरचना की बात भी करेंगे। और शुरुआती वीडियो में भी हमने देखा कि जो रॉकेट ऊपर उड़ रहा था उसमें हमने देखा कि मान लो एक तो ये
रॉकेट है। एक्चुअल में जीएसएलवी मार्क 3 स्टेज है। 3 स्टेज में क्या क्या है, हम लोग देखते हैं कि कुछ बूस्टर होते हैं यहाँ पर, आपने देखा होगा, ये होते हैं यूजुअली सॉलिड बूस्टर। सॉलिड बूस्टर क्यों होते हैं पता है, ये इनकी थ्रस्ट बहुत अच्छी होती है। जैसे कि आप लोग व्हीकल ड्राइव करते हो कि जब पहला गियर लगाते हैं तो उसमें थ्रस्ट बहुत अच्छा होता है, मतलब पिकअप जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। वहां पर उस चीज को थोड़ा सा आप यहां से रिलेट कर सकते हो, उसके लिए हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर सॉलिड थ्रस्टर्स, ये स्ट्रेप ऑन बूस्टर्स होते हैं ये। इसके बाद यहाँ पर सेकेंड स्टेज में यहाँ पर लिक्विड फ्यूल है, और यहाँ पर थर्ड स्टेज भी है। थर्ड स्टेज जो है वो क्रायोजेनिक इंजन का यूज करता है। क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट यहाँ पर जो भी यूज होता है वो बहुत ही कम टेम्परेचर पर काम करने वाला फ्यूल है, ठीक है, और काफी एफिशिएंट भी होता है। इसीलिए इस पूरे जीएसएलवी मार्क 3 के पास पूरी की पूरी क्षमता है कि वो इतने बड़े हेवी सामान को काफी ऊपर तक ले जा सकता है। यहाँ पर क्रू मेंबर की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली ये जो हमारा क्रू मॉड्यूल है, ये क्रू मॉड्यूल अप्रोक्सीमेटली 8 बाई 8 बाई 8 मीटर का है, मतलब कि 8 मीटर का एक डब्बा बना दीजिए। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट एक स्क्वायर क्यूब बना दीजिए, कुछ उतना ही बड़ा है, जिसमें 3 लोग के रहने की पूरी व्यवस्था की गई है। साथ साथ बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी लगे होंगे उसमें, उनका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन देखना पड़ेगा, मतलब और भी जो भी चीजें, क्योंकि बहुत हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन होने जा रहा है ऊपर, तो उन सभी चीजों को भी यहाँ पर देखना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं मास, चूंकि इसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि 7800 केजीज के अप्रोक्सीमेशन में ये पूरा मॉड्यूल होगा हमारा। और बिल्ड क्वालिटी जो है वो इस हिसाब से डिजाइन होना चाहिए कि वो इतनी ज्यादा हीट और रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सके। आपको पता है कि जो भी अभी हम लोग यहाँ पर धरती पर रेडिएशंस अभी महसूस करते हैं, उसका 10 टाइम्स 20 टाइम्स कुछ बढ़ जाएगा अगर हम लोग स्पेस में जाएंगे। तो उस चीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारा टेम्परेचर है वो भी बढ़ सकता है, उस चीज को भी यहाँ पर पता होना चाहिए। मतलब वो जो उसका बॉडी है वो इस हिसाब से बिल्ट होना चाहिए ना कि वो सभी प्रकार के इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सके। और वापस जब हम री एंट्री करेंगे तो उस टाइम के लिए भी मैंने बताया कि थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाता है, उसको भी बियर करने के लिए कुछ मोटी शीट या फिर डबल लेयर्ड जो कि इंसुलेशन प्रोवाइड करे इन सब चीजों को, उसको हमें देखना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे थे एक्चुअल में गगनयान में, यहाँ पर 2 मॉड्यूल है। एक है हमारा क्रू मॉड्यूल जिसमें लोग बैठेंगे, 3 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं आप देख रहे हैं। इसके बाद है सर्विस मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल में भी ये लिक्विड प्रोपेलेंट्स लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं कि मान लो लो अर्थ ऑर्बिट में हमने इतने एलिमेंट्स को, मतलब ये तो पूरा आपका जीएसएलवी मार्क 3 है, ठीक। अब इतना दूर जो पोर्शन है इसके अंदर जो रखा हुआ है यही तो केवल लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा। अब जब ये लो अर्थ ऑर्बिट पे जा रहा है, मान लो उसमें कोई भी टेंशन आ गई, कुछ भी दिक्कत आ गई, उसको ऊपर नीचे एडजस्ट करना है, तो वहां पर भी तो कुछ प्रोपेलेंट्स होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर ये प्रोपेलेंट लगा हुआ है। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो इसको हम लोग ऑर्बिटल मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेल में तो कुछ करना नहीं है, बस इतना याद रखना है कि जब भी अबॉर्ट मिशन आएगा तो अबॉर्ट मिशन में फटाफट से ये जो है पोर्शन हमारा क्रू मॉड्यूल ये बाहर फटाफट से निकल आता है, ठीक है। हम लोग ये मॉड्यूल इंफॉर्मेशन में कुछ और पॉइंट्स देख सकते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें रखी गई हैं। तो हाउस कीपिंग के साथ साथ कुछ और भी यहाँ पर, जैसे इनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था। यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन में ऐसा बोला जा रहा है कि लगभग इनको 5 केजी पूरा चाहिए होगा। 5 केजी में इसमें हवा, पानी सब कुछ इंक्लूड है, खाना वगैरह सब कुछ। और इसी तरीके से इनका कुछ वेस्ट मटेरियल भी डेवलप होगा जिसको हमें देखना पड़ेगा। साथ ही साथ केवल पानी पीने का ही नहीं बल्कि और भी चीजों के लिए पानी चाहिए होगा, तो इसीलिए उसकी भी सुविधा यहाँ पर मेंटेन की जाएगी। वेस्ट कहाँ कलेक्ट हो रहा है उन सबका, मतलब एक प्रकार का जो हमारा हाउस कीपिंग एलिमेंट्स है उसको देखना पड़ेगा। लाइफ सपोर्ट एंड एनवायरमेंट कंट्रोल सिस्टम, इसके अंदर में ये आता है कि बेसिकली हम लोग जब यहाँ पर अर्थ पर रहते हैं तो एक ऐसा वातावरण यहाँ पर डेवलप्ड है ऑलरेडी जिसके बारे में हम आराम से बिना सोचे समझे निश्चिंतता से जी सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर रहेंगे तो पता नहीं, समझ में नहीं आता है ऑक्सीजन की जरूरत है, या फिर हम ऐसा कुछ सोचें कि भाई यहाँ पर इस पूरे क्रू मॉड्यूल के अंदर ऑक्सीजन भर देते हैं, प्योर ऑक्सीजन। लेकिन इस बात का आपको ध्यान हो कि प्योर ऑक्सीजन का पूरा इन्वायरमेंट अपने आप में टॉक्सिक होता है, ठीक है। जी हाँ, टॉक्सिक होता है। इसीलिए यहाँ पर कुछ गैसेस मिक्स की जाती हैं। हो सकता है इनर्ट गैस हम मिक्स कर दें, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि अगर हम लोग एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर भरते हैं तो वो सबसे बेस्ट सूटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट है कि पावर्ड बाई 2 बाई प्रोपेलेंट लिक्विड, वो मैंने बता दिया आपको, क्रू मॉड्यूल में रहेंगे ताकि हम लो अर्थ ऑर्बिट में वापस से एडजस्ट कर सकें। और वापस से उसमें कुछ बैटरीज और ये सारी चीजें भी इस क्रू मॉड्यूल में लगा दी गई है, ठीक है। यहाँ पर कुछ और भी डिटेल्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, हमारा ये मिशन बहुत जरूरी है। अब मिशन गगनयान के अंदर में होता यूं है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर से जीएसएलवी मार्क 3 इस गगनयान को लेके ऊपर पहुंचता है।
अब ये गगनयान ऐसे लगभग 16 मिनट की देर में ही ये अपने लोअर अर्थ ऑर्बिट के आसपास में पहुंच गया होगा और 16 मिनट लोअर अर्थ ऑर्बिट में लगते हैं। अप्रोक्सीमेटली ये 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचेंगे ये लोग। फिर वहां पर ये 5 से 7 दिन रहेंगे इस लोअर अर्थ ऑर्बिट में। अब 5 से 7 दिन रहने का आपको कैसा लगता है कि 5 से 7 दिन रहेंगे? अप्रोक्सीमेशन में ऐसा होता है कि जब भी लोअर अर्थ ऑर्बिट में कोई भी सैटेलाइट हम छोड़ते हैं ना, तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड बहुत ज्यादा होती है। मतलब अगर ये अर्थ है तो उसके चारों तरफ घूमने की स्पीड काफी ज्यादा होती है। तो ऐसा हो सकता है कि 1.5-2 घंटे में ही ये एक चक्कर पूरा लगा ले, ठीक है, इतनी ज्यादा स्पीड होती है। लेकिन वो महसूस नहीं होती है, उतना टेंशन नहीं लेना है कि जो अंदर बैठे रहेंगे वो बिल्कुल हिलते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बहुत स्मूथ वो पूरा सर्कल होता है, तो इसीलिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आराम से कवर कर सकते हैं इसको। लेकिन हाँ, बहुत तेजी से करेंगे और हर बार वो सनसेट सनराइज सब एक्सपीरियंस करते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे ये बोल सकते हैं कि भाई जो ये प्लांट का ग्रोथ है, ठीक है, प्लांट का ग्रोथ चलो ग्रेविटी के तौर पर तो ऐसा होता है, लेकिन ग्रेविटी के एब्सेंस में कैसे प्लांट ग्रो करता है उसके बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया। ये जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन नॉर्मल ग्रेविटी में ऐसा होता है, लेकिन ग्रेविटी जहां नहीं है वहां पर सेल कैसे डिवाइड होता है, ऐसे छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स ये यहाँ पर कंडक्ट करेंगे। और साथ ही साथ जब ये 5 से 7 दिन यहाँ पर रह लेंगे तो फिर ये रीओरिएंट होगा और क्रू मॉड्यूल सेपरेट हो जाएगा अपने सर्विस मॉड्यूल से और क्रू मॉड्यूल वापस आएगा धरती पर। अब वहां पर डायरेक्ट तो भिड़ नहीं जाएगा जमीन से नहीं, मतलब पानी में। तो पानी में बे ऑफ बंगाल वाला जो एरिया है वहां पर क्रू मॉड्यूल जैसे ही आएगा तो यहाँ पर पैराशूट डिप्लॉयमेंट किया गया है। यहाँ पर एक वर्ड आपको ध्यान देना पड़ेगा जिसका नाम है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब हिंदी में यूजुअली अतिरिक्त होता है, रिडंडेंसी। यहाँ पर एक्चुअल में फिलॉसफी ऑफ मल्टीपल रिडंडेंसी का यूज किया गया है। इसका मतलब ये है कि हम लोग अतिरिक्त ऐसा बहुत सारा सामान इसमें लगा दिए हैं जिससे कि प्रोटेक्शन इंश्योर हो सके। जितना ज्यादा रिडंडेंसी होगा उतना ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा, लेकिन उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, एफिशिएंसी उतनी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर यूजुअली एक पैराशूट में काम चल सकता था, लेकिन इन लोगों ने 2 पैराशूट लगा दिए ताकि एक्स्ट्रा, मान लो कभी ये ना खुले सही टाइम पर तो सेकंड वाला तुरंत रहे। फिर वापस से यहाँ बे ऑफ बंगाल में होगा और यहाँ पर हमारा जैसे ही स्प्लैश होगा यहाँ पर ऑलरेडी नेवी के लोग होंगे जो कि इनको रिसीव करेंगे यहाँ से, ठीक है। लेकिन एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब ये अर्थ के अंदर, मतलब ये अर्थ के ऑर्बिट में जैसे ही इंटर कर रहा हो, अर्थ के ऑर्बिट मतलब सॉरी एनवायरमेंट में जैसे इंटर कर रहा हो, तो उस केस में इस बात का बहुत ध्यान देना है कि अगर थोड़ा भी मिसप्लेस हुआ तो हो सकता है जहां पर नेवी इनका वेट कर रही हो उसके 25-30 किलोमीटर बाहर जाके वो गिर जाए, है ना। तो अब जब बाहर जाके गिरेंगे तो उस टाइम पर क्या तुरंत 20-25 किलोमीटर कोई ट्रैवल करके थोड़ी ना उनको लेके आएगा पानी में। तो इसीलिए वो पोजीशन बहुत सही होनी चाहिए जहां पर ये लैंड करते हैं। जो गगनयान का क्रू टीम है उसमें जो लोग होंगे उनको सबसे पहले व्योम नॉट्स बोला जाएगा। आप सबको याद होगा कि बहुत पहले जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे तो एक कैप्टन व्योम नाम से एक सीरीज आती थी मिलिंद सोमन की। फिलहाल वो मुद्दा नहीं है, आप उससे रिलेट कर सकते हो। व्योम नॉट्स जो हैं इनको हम लोग व्योम नॉट्स बुलाएंगे और 3 व्योम नॉट्स ऐसे हमारे स्पेस में जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा पर्सन भी इनको दिए जाएंगे, जैसे कि व्योम मित्रा है। व्योम मित्रा जो है इनको वो लोग रिमोटली इनको थोड़ा सा ऑपरेट करने में मदद करेंगे। इसके बाद सबसे बड़ा जो टॉपिक है आज का वो है चैलेंजेस के ऊपर। एक बार चैलेंजेस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मान लो हम इन्वायरमेंटल हजार्ड्स के बारे में बात करते हैं। इन्वायरमेंटल हजार्ड्स का मतलब है कि चूंकि वहां पर ऐसा वातावरण होगा जो कि सर्वाइवल के लिए उतना एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि जब सर्वाइवल के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है तो सबकी हालत खराब होती है। क्यों ऐसा है? इन्वायरमेंट आपको पता है वहां पर क्या ऑक्सीजन है, नहीं है। सर्वाइवल के लिए और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी। यहाँ पर आप जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो, एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि उसको सक करके बाहर ले जा सके। तो ऐसे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में दूसरा एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम आएगा रेडिएशन का, तीसरा आएगा हीट का। ऐसे बहुत सारे इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस इन लोग को झेलने पड़ेंगे। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा माइक्रो ग्रेविटी। इसका मतलब ये है कि यूजुअली हम जिस ग्रेविटी में रहते हैं वो तो नहीं मिल रही है, तो जब भी ग्रेविटी लूज होता है ना तो उसमें आपका कंसंट्रेशन, ये जो आपका दिमाग और हाथ का ये जो कोऑर्डिनेशन है कि हाँ हमें कुछ भी पकड़ना है या फिर कुछ ड्रॉप करना है, कुछ हैंडल करना है, वो सब चीजें, ओरिएंटेशन जो है ये मिस हो जाता है। तो उसके लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है, इसीलिए तो इनकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग चल रही है। इसके बाद आप स्लीप उतने प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। 5 से 7 दिन आप लगातार ऐसे हवा में झूलते हुए सो रहे होंगे, तो उन सब चीजों से काफी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती है। तीसरा है रेडिएशन एक्सपोजर, जो कि मैंने बाद ही बताया। यूजुअली यहाँ से काफी गुना ज्यादा रेडिएशन पे वो एक्सपोज होते हैं, और आपको पता है कि रेडिएशन पर एक्सपोज होने पर कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस तरह की भी इनके चैलेंजेस आ रहे हैं, इससे भी इनको प्रोटेक्ट करने की बात आ रही है। फिर आता है आइसोलेशन।
आइसोलेशन मतलब क्या है कि अभी नॉर्मली हम एक सोशल इन्वायरमेंट में रहते हैं, जहां पर हम अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, वहां पर बिल्कुल आइसोलेटेड इन्वायरमेंट है, जहां पर आपका सपोर्ट सिस्टम पहुंच ही नहीं सकता है। अब जब पहुंच ही नहीं सकता है तो कुछ भी छोटा भी प्रॉब्लम होगा तो तुरंत लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस होता है कि पता नहीं जिंदा रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। उस केस में आपका डिप्रेशन में आना, फीवर तुरंत चढ़ जाना और कामनेस खो देना, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपके साथ। इसके बाद आता है सेंसरी सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया कि जीरो ग्रेविटी में या फिर ग्रेविटी के ना होने पर आपको बहुत तरीके के वीकनेसेस होती हैं। जो आपके मसल्स का स्ट्रेंथ है वो लूज हो जाता है, बोन डेंसिटी भी इवन आपको कम महसूस होगी, और इवन ऐसा भी हो सकता है कि ये 5 से 7 दिन के अंदर अंदर ही काफी वेट लूज करें। मतलब मसल्स जो होती है वो वेट लूज कर देती है। अगर कोई 60 किलो का एक हेल्दी पर्सन है अच्छा खासा, हो सकता है कि जब वो 5 से 7 दिन बाद वापस लौटेगा तो 50 केजी का ही रहेगा, 10 किलो वेट लूज कर देगा तुरंत के तुरंत। क्यों? क्योंकि वो इस सिनेरियो में रह रहा है। इसके बाद आपको टच का सेंस जो होता है या फिर सेंसरी सिस्टम होती है हमारी, वो भी डिस्टर्ब होती है। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब रहता है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे। साइकोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिकल रिक्वायरमेंट्स भी है। जो हमारा वाटर और फूड स्टोरेज करने की क्षमता है वो भी इस तरीके से डिजाइन की गई है हमारे इस वातावरण में। वहां पर एडवर्स सीन होगा। लाइफ सपोर्ट सिस्टम में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी आपको खाने पीने की चीज चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी चाहिए होती है, वो सारी चीजें भी यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड होगी और एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर मिलेगा। मतलब आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर मतलब जैसा यहाँ पर मिक्सचर ऑफ एयर है वो नहीं होगा। वहां पर आपको ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाले एनवायरमेंट में रहना पड़ेगा, तो उसकी भी आपको आदत लेनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर एक चीज का बस ध्यान रखना है आपको कि ये जो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस है इसके अंदर 2 फेजेस में आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। पहला लॉन्च एस्केप सिस्टम में और दूसरा यहाँ पर है री एंट्री एंड रिकवरी में। लॉन्च और एस्केप में क्या मतलब है कि जब भी हम मिशन को लॉन्च कर रहे होंगे तो ये जो थ्रस्टर्स होते हैं ये इतनी स्पीड से ऊपर पहुंचते हैं कि आप समझ रहे हो 400 किलोमीटर 16 मिनट में कवर कर ले रहे हैं। तो इनकी स्पीड क्या होगी? उस हिसाब से जब ये इतना तेजी से ऊपर उठेंगे तो हो सकता है कुछ दुर्घटना हो सकती है। उससे तुरंत एस्केप करने के लिए हमारे पास होगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्पीड इज ओवर 25,000 किलोमीटर पर आवर। तो उस हिसाब से वहां पर थोड़ा देखना पड़ेगा और वहां पर कुछ भी गलत हो उससे पहले हमें एस्केप सिस्टम हमारा प्रॉपरली डेवलप होना चाहिए। और दूसरी चीज भी हमने बताई कि री एंट्री और रिकवरी में जब हम एटमॉस्फेयर में वापस से एंटर कर रहे होंगे तो वहां पर एक प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ जो रिकवरी है वो रिकवरी बहुत फास्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो क्रू मॉड्यूल आया पानी के अंदर चला गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो उनका सूट है वो इस हिसाब से डिजाइन है। तो यहाँ पर पहला कंपोनेंट जो है वो स्पेस सूट का है। क्रू मॉड्यूल स्पेस सूट यूजुअली ऑरेंज कलर का बनाया गया है, आप सबको पता होगा। ऑरेंज कलर यूजुअली इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम बहुत परेशान होते हैं तो हमारे सामने जो एक कलर सबसे मोस्ट विजिबल होती है वो है ऑरेंज। ये भी है कि ऑरेंज कलर जो है वो ऐसे सिचुएशंस में सबसे ज्यादा पहचान में आने वाला है, और इसीलिए सबको इकट्ठा करना और कुछ भी ऐसे सिस्टम को जल्दी से पहचान पाना, लोगों को आइडेंटिफाई कर पाना, उसमें ऑरेंज कलर काफी हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ पूरा सिस्टम ऐसा है कि इनके सूट में अंदर से ही पूरे वेंटिलेशन की फैसिलिटी दी गई है। जो इनका हेड के लिए पूरा वो जो एक पूरा कंपोनेंट बनाया गया है वो पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बनाया गया है जो कि अनब्रेकेबल हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर कुछ भी इश्यूज आते हैं जैसे कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेना, वहीं पर एक छोटा सा पाउच भी दिया रहेगा कि अगर कभी वो लोग थर्स्टी हैं और पानी पीना है तो वहीं पर एक बाइट से ही वो पानी ले सकते हैं। पानी जो है वो यहाँ पर उनके अपर टॉर्सो में यहाँ पर इकट्ठा रहता है। तो इस तरीके से बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई हैं। इवन अगर वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, मतलब उस टाइम पर जब ये लैंड कर गए हैं और बहुत डिस्ट्रीब्यूशन में दूर दूर चले गए हैं, उस टाइम पर भी इन सबके पास अपना खुद का आप बोल सकते हैं कनेक्शन पॉइंट होगा जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर्स होंगे जिससे ये एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो कि इनके सूट में ऑलरेडी डेवलप कर ली गई है। साथ ही साथ दूसरा आता है एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग। एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग जो व्योमनॉट्स हैं हमारे, उनकी ट्रेनिंग कुछ इस हिसाब से होगी जैसा मैंने प्लान भी किया, और इसमें हमारा रोसकॉस्मोस भी हेल्प कर रहा है। साथ ही साथ रॉकेट जीएसएलवी मार्क 3 है, इसका भी कंपोनेंट हमने पढ़ लिया है कि यहाँ पर ये भी काफी हेल्प कर रहा है। अगर ये नहीं होता तो शायद गगनयान मिशन भी हम ना दे पाते। इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ ऑरेंज सूट, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया है पहले से ही। ये कुछ हेडलाइंस थे जिससे ये इंपॉर्टेंस इसकी पता चलती है कि यूजुअली ये आए दिन न्यूज में रहता ही है। और फाइनली इस पूरे सेशन को हम एंड कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार रहा होगा। आने वाले टाइम में भी हम ऐसे ही कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपके सामने लेकर आएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतनी ही इंफॉर्मेशन थी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।